हाँ बेटा, पाठ पढ़ रहे हैं बेटा, एक गर्ल विथ ए बास्केट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नरपश निरा है और मृतक समान। तो ध्यान सुनो बेटा, इसके पहले जो पढ़ा था, आज जो पढ़ाएंगे उसके पहले जो उसको बताया जा रहा है। एट वन स्टेशन द टॉक्स ऑफ द राइटर विद द पीपल इन द कंपार्टमेंट वाज इंटरवल्ड as and when the writer came down at the platform, he was surrounded with a group of young children. Those children were selling baskets. Those baskets were made of reed in simple design and patterned by hand. Holding their baskets, holding their baskets in their hand high, the children were shouting their words. Since the writer was an American, he did not know what the children were crying. But without any mistake, the writer knew the desire of the children that they wanted to sell their articles. According to the writer William C. Douglas, the children who were selling baskets at the stations were the sons and daughters of those refugees who had come from Pakistan to India. Indian history has been written not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. At the time of partition, hundreds of thousands of people were compelled to leave the path of their living. They were forced to change their residence. 90 lakhs people left Pakistan and came to India because they all were afraid of religious excitement. धार्मिक उत्तेजना के भय से वे सभी कहाँ गए? भारत आ गए। In the opinion of the writer William C. Douglas, those people who lived in Pakistan were already poor because they all were slaves. As and when they started on their long journey from Pakistan to India, their poverty was increased because they could not bring what they had in Pakistan. They brought with them a bit of food and their few belongings. The result was that their food was finished very soon. After finishing the food, as and when they again started on their long journey from Pakistan to India, so they began to fall beside the footpath on account of the weakness of hunger. And wherever they fell, they took their last breath. इतना मर गए बेटा, कितना भावनात्मक है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे बेटा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे। आगे वाले स्टेंजा में बताया गया बेटा कि वे यहां जब आए तो कहां रहते थे और क्या खाते थे, यही बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। किताब देखो बेटा, लिखा है द चिल्ड्रन माने बच्चे, वह बच्चे सेलिंग बास्केट्स, लगी है प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा, बेचने वाले, बास्केट्स माने टोकरियां, टोकरियां बेचने वाले वह बच्चे वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन रिफ्यूजीज मैंने बताया ना, शरणार्थियों, इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। विलियम सी डगलस का कहना है कि वह बच्चे जो प्लेटफॉर्म पर टोकरियां बेच रहे थे उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे जो पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे ना बेटा। दे माने हुए बच्चे, दे किसके लिए? बच्चों के लिए। आर देयर पेरेंट्स अथवा उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स अथवा उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज,
शहरों में इकट्ठा हो चुके थे। गैदर्ड माने इकट्ठा हो चुके थे। वह बच्चे, उनके माता पिता, उनके सगे संबंधी शहरों की गलियों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटअप माने लगा लिए थे। स्टॉल्स, स्टॉल्स माने छोटी छोटी दुकानें, जैसे टी स्टॉल, लॉटरी स्टॉल, तो ये छोटी छोटी दुकानों को क्या कहते हैं? स्टॉल। नान दुकानें लगा लिए थे, छोटी छोटी दुकानें बना लिए थे। अरे यार टट्टर उट्टर नहीं देखे हो, समझ लो ना? नहीं तुम सोचो पक्की जो है दुकान, नहीं, अट्टर टट्टर नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग माने बना रहे थे। अरे दवा ववा लिखी रहती है ना मैन्युफैक्चर्ड बाई, तो मैन्युफैक्चरिंग माने बना रहे थे। सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं। साधारण वस्तुएं क्या ऊपर पढ़ चुके? पंखा, टोकरी, इस प्रकार की साधारण वस्तुएं बना रहे थे। नंबर ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, उन बाजार, ट्राइंग माने कोशिश कर रहे थे, टू मेक ए लिविंग, मेक माने बनाना, लिविंग माने जीविका, वह अपनी जीविका बनाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट्स माने उन बाजारों में, ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जिनमें पहले से ही क्या लगी थी? भीड़ लगी थी। किसकी भीड़ लगी थी? आदमियों की? आदमियों की नहीं। अरे भाई वे आए थे तो गरीब थे, तो पंखा और टोकरी बना रहे थे। तो हम जो यहां भारत के निवासी थे, ये करोड़पति थे क्या? हम भी तो गरीब थे, हम भी तो गुलाम थे। हम पहले से ही टोकरी और पंखे बना रहे थे। 90 लाख लोग आए, वही टोकरी और पंखे बनाने लगे। सीलिंग फैन नहीं, हाथ वाला ही से दे ना। तो बताइए, तुमहू टोकरी बना रहे हो, हमहू टोकरी बना रहे हैं, तो तुम हमारी टोकरी खरीदो, हम तुम्हारी टोकरी खरीदो, यही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बाजार में सामानों की भीड़ लग गई, लेकिन उन सामानों को खरीदने वाला यहां कोई नहीं था, क्योंकि वो भी गरीब थे और हम भी गरीब थे। तो परिणाम यह था कि उनकी दशा बहुत ही दयनीय थी। इसलिए दे लिव्ड माने वह रहते थे इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, कपड़े और घास की सेट्स माने छांव। अरे छाया नहीं करते, और कपड़े और घास की छांव में रहते थे, यानी झुग्गी झोपड़ी। यार समझ गए ना? हमारे पराग डेयरी की तरह जाओ, बगल में देखते नहीं हो, और सड़क पे किनारे झुग्गी झोपड़ी नहीं बनी रहती, वह कपड़े और घास की छांव में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो शहर की गलियों में कतारें लगाए रहते थे, यानी उन झुग्गी झोपड़ियों की शहर में की गलियों में कतारें लगी हुई थी। कुछ समय हिंदी आ गई। अब पाठक बोलेंगे, ध्यान सुनो बड़ा, शुरू करें। विलियम सी डगलस का कहना है कि वह बच्चे जो प्लेटफार्म पर टोकरियां बेच रहे थे, उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे जो पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। वह बच्चे, उनके माता पिता, उनके सगे संबंधी शहरों की गलियों में इकट्ठा हो चुके थे। नान दुकानें लगा लिए थे, छोटी छोटी दुकानें लगा दी, टट्टर वाली, और वह उन दुकानों में साधारण वस्तुएं बना रहे थे, जैसे कि पंखा और टोकरी। उन वस्तुओं को बाजार में बेचकर वह अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे, जिन बाजारों में पहले से ही सामानों की भीड़ लगी हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि उनके द्वारा बनाए गए सामानों को बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं था। परिणाम यह था कि उनकी दशा बहुत दयनीय थी। इसलिए वे कपड़े और घास की छांव में रहते थे, जिनके शहर की गलियों में कतारें लगी रहती थी। झुग्गी झोपड़ियों के शहर की गलियों में कतारें लगी थी। आ गया होगा, सुन, शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा, लैंग्वेज देखो बेटा, पक्का शुरू करें। According to the writer William C. Douglas, the children who were selling baskets at the stations were the sons and daughters of those refugees who had come from Pakistan to India. The children,
their parents, and their relatives had gathered in the streets of the cities. They had set small shops. In those shops, they were making simple articles like fans and baskets. By selling those articles, they were trying their best to earn their fooding and clothing from those markets which were already overcrowded. It means there was none in the market to purchase the articles manufactured by them. The result was that their condition was very poor. So they lived in the sets of cloth and grass that were lined in the streets of the cities. कहाँ रहते थे समझ आ गया ना? झुग्गी झोपड़ियों में. एक बार फिर डर. अरे हम जो बता रहे हैं समझ आ रहा है. हम यार गांव का आदमी अंग्रेजी जब सुनो तो तुमको लगे बेटा कि यह हिंदी जैसा लग रहा है. ठीक है, तब समझो पाठक ने पढ़ाया. यानी कि आपके अंदर भी एक उत्साह होना चाहिए कि हम भी अंग्रेजी क्या करेंगे, बोलेंगे. हम आपको प्रमोट कर रहे हैं बेटा, उत्साहित कर रहे हैं कि कैसे आप बोलना सीखो. कुछ नहीं बेटा, देखो हिंदी जैसा लग रहा है ना. एक बार फिर सुनो. According to the writer William C. Douglas, the children who were selling baskets at the stations were the sons and daughters of those refugees who had come from Pakistan to India. The children, their parents, and their relatives had gathered in the streets of the cities. They had set small shops. In those shops, they were making simple articles like fans and baskets. By selling those articles, they were trying their best to earn their fooding and clothing from those markets which were already overcrowded. It means there was none in the market to purchase the articles manufactured by them. The result was that their condition was very poor. So they lived. कहाँ? So they lived in the sets of cloth and grass that were lined in the streets of the cities. अरे यार अब नहीं है. अब तो मिडिल क्लास मीडियम स्टूडेंट को भी समझ आ गया होगा यार. पहला जब बताते हैं तो वो तो जो स्कॉलर है पहली बार समझ जाएगा. जो थोड़ा सुबुद्ध हैं उनको दूसरी बार में. और तिवारा इसलिए कहते हैं जो पाठक स्टाइल के लोग हैं, पाठक जैसे लोग हैं जो सबसे कमजोर हैं, उनको भी समझना जाएगा. यह पाठक स्टाइल है. ध्यान सुनो शुरू करें. According to the writer William C. Douglas, the children who were selling baskets at the stations were the sons and daughters of those refugees who had come from Pakistan to India. The children, their parents, and their relatives had gathered in the streets of the cities. They had set small shops. In those shops, they were making simple articles like fans and baskets. By selling those articles, they were trying their best to earn their fooding and clothing from those markets which were already overcrowded. It means there was none in the market to purchase the articles manufactured by them. The result was that their condition was very poor. So they lived in the sets of cloth and grass that were lined in the streets of the cities. पक्का हो गया? अब आगे देखते हैं. यहां हमने ये पढ़ा कि जो शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे वे रहते कहां थे. क्लियर हो गया? अब आगे हम पढ़ेंगे कि वे बेचारे खाते क्या थे. पक्का? शुरू करें. यहां सुनो. द पीजेंट्स माने किसान. तो लड़का खड़ा हुआ गुरुजी. फार्मर माने किसान होता है, प्लाउमैन माने किसान होता है. ये पीजेंट्स क्या है इसको समझाइए. तो ध्यान सुनो बेटा. किसान तीन प्रकार के होते हैं. एक तो फार्मर होता है. फार्मर माने जिसके पास बड़े बड़े फार्म हैं, 50 बीघा 100 बीघा का काश्तकार है, उसके पास ट्रैक्टर, जीप, कार
मोटरसाइकिल, सारी व्यवस्था होती है, यानी कि वह धनाढ्य होता है, उसको हम फार्मर बोलते हैं ना। एक होता है प्लाऊमैन। प्लाऊ माने हल, मैन माने आदमी। जो आदमी हल खुद चलाता है वह भी किसान है। अरे यार सुन रहे हो नहीं? जो खेत में बैलों को ले जाकर के खुद हल चलाता है उसको प्लाऊमैन बोलते हैं। ऐसे गांव में जो पैसे, जो ज्यादा थोड़ा जमीन जायदाद है तो हलवा रखते हैं, हल चलाने वाला, ठीक है, उसको प्लाऊमैन बोलते हैं। और तीसरा होता पीजेंट, जो पाठक जैसे लोग हैं, यानी जिसके पास 2-4 बीघा है, दैट इज कॉल्ड पीजेंट्स, यानी छोटकवा किसान। पीजेंट्स माने समझा गया। किसान कितने प्रकार के? एक तो बड़कवा किसान, जैसे पंजाब वाले हैं, फार्मर उनको बोलते हैं। अरे यार 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा। और एक होता है छोटकवा किसान, 2-4 बीघा वाला, पाठक स्टाइल। और एक होता है प्लाऊमैन, जो खुद ही हल चलाता है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है बताइए? जो 400 बीघा या 200 बीघा का काश्तकार होगा, पाकिस्तान में भाग के आएगा तो भाग, अरे यार वो हम मर जाएगा या मार डालेगा। दंगा हुआ तो या तो मर जाएगा या मार डालेगा। भाग के कौन आया होगा? जो छोटके किसान होंगे ना, 2-1 बीघा वाले की जान बचेगी, फिर 2-4 बीघा बना लेंगे, ठीक है। तो कहा द पीजेंट्स माने छोटके किसान। एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच में जो छोटके किसान थे, 2-4 बीघा वाले, हैड बीन एकस्टम्ड, वे आदि हो चुके थे, उनकी आदत पड़ गई थी। समझ नहीं? तुम सोचो आदि ओदरक नहीं, एकस्टम माने आदत होना, आदि होना। उन शरणार्थियों के बीच में जो छोटके किसान थे वे हैड बीन एकस्टम्ड, वे आदि हो चुके थे टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, अपनी छोटी सी जीविका में जीने के। यानी कि जब पाकिस्तान में वो बेचारे रह रहे थे तो वे पहले से ही अपनी छोटी सी जीविका में जीने के क्या थे? आदि थे। क्यों? फार माने क्योंकि द एनुअल इनकम, वार्षिक आय, द एनुअल इनकम माने वार्षिक आय ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषक परिवार की साल भर की आय डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड, एक्सीड माने ज्यादा होना, ज्यादा औसतन, एवरेज माने औसतन, एक्सीड माने ज्यादा होना, ज्यादा नहीं होती है $100 ए ईयर, साल भर में $100 से। मतलब क्या होगा? एक कृषक परिवार की साल भर की इनकम $100 से ज्यादा नहीं होती। साल भर में $100 माने 100 रुपया यार, तो बहुत कम हुआ ना, परिवार कैसे चलेगा? इसलिए वह जब पाकिस्तान में रह रहे थे तो वह अपनी छोटी सी जीविका में जीने के क्या थे? आदि थे। उनको लिए तो कोई परेशानी थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, एवरेज माने औसतन, अनस्किल्ड माने अकुशल, स्किल माने कुशल, अनस्किल्ड माने अकुशल, लेबरर माने मजदूर। समझो, लेबरर तो सभी है, जो काम करता है वह मजदूर है। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी हैं, अगर काम करते हो तो लेबरर हो, क्योंकि बिना कर्म के यह जिंदगी रूपी यात्रा भी नहीं चलती है। हमारी बात सुनो ना, तो सब लेबरर, लेकिन कुछ ट्रेंड लेबरर हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब क्या है? ट्रेंड लेबरर हैं। हमारी बात सुनो। और अनस्किल्ड लेबरर क्या है? अनट्रेंड लेबरर, से चौराहे वाला तसला जो ढोता है, अरे ईंटा गारा देने वाला, बहुत लेबर है। तो लेबर 2 तरीके के हुए, एक ट्रेंड लेबरर और दूसरा अनट्रेंड लेबरर। तो यहां किसकी बात हो रही है? अनट्रेंड लेबरर की। लिखा हुआ औसतन अकुशल मजदूर, जो ट्रेंड नहीं है,
मेक्स माने बनाते हैं, 30 सेंट्स माने 30 सेंट, 30 सेंट माने 30 पैसा। अरे जैसे अपने यहाँ रुपया और पैसा चलता है उसी प्रकार से अंग्रेजों के यहाँ, अंग्रेजों ने अमेरिकन में डॉलर और सेंट चलता है। तो अमेरिकन है ना, तो अपनी भाषा बोलेगा। तो कह रहा है कि जो औसतन अकुशल मजदूर दिन भर में 30 सेंट कमाते हैं, आर लेस देन $2 ए वीक, अथवा हफ्ते में $2 से कम। अब लड़का पूछेगा कि गुरुजी एक हफ्ते में कई दिन? हमने कहा 7 दिन। उसने कहा एक दिन में 30 पैसा, तो 7 दिन में, तो हमने कहा $2 10 पैसा। अरे 210 तो $2 हुआ और 10 सेंट हुआ। तो लड़का कह रहा है गुरुजी तो ये क्यों कर रहे हैं कि आर लेस देन $2 ए वीक, ये क्यों कर रहे हैं? तो हमने कहा बेटा कौन लिख रहा है पाठ, बोलो। विलियम सी डगलस, जो एक अमेरिकन है। एक हफ्ते में 7 दिन होता है, लेकिन अमेरिकन है तो एक संडे निकाल देगा, तो वर्किंग डे कितना हुआ? 6 दिन। अरे एक संडे निकल गया, 6 दिन बचा, तो 6 गुणे 6 दिन, तो 6 गुणे एक दिन में 30 सेंट, तो 6 3 18, $1.80 हुआ। यह कारण एक लेखक कर रहा है कि हफ्ते में $2 से कम। समझ रहा ना? तो परिणाम ये था कि उनकी दशा बहुत दयनीय थी। देयर इज 1 मील ए डे, मील माने भोजन, वह दिन में केवल एक बार खाना खाते थे। आजकल तो 3 4 4 बार, लेकिन दिन भर में वे बेचारे एक बार खाना खाते थे। उस खाने में क्या होता था? डैश करके देखो, लिखा है एन ऑनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध सहित एक कटोरी दाल। ऐसा नहीं कि एक एक कटोरे में आधा दूध आधा दाल, नहीं, आधी कटोरी दूध और आधी कटोरी दाल। परहैप्स ए बिट ऑफ गुड चीज, चीज माने पनीर, शायद बकरी का थोड़ा सा, बिट माने थोड़ा सा, ए बिट ऑफ थोड़ा सा, शायद बकरी का थोड़ा सा पनीर। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। उनके भोजन में न तो चाय थी, न तो कॉफी माने कहवा था, नो फैट, कोई घी तेल नहीं था। अरे फैट माने वसा, वसा माने घी तेल। नो स्वीट, कोई मिठाई नहीं थी। नो मीट, कोई मांस नहीं था। यानी कि वह बहुत साधारण तरीके से अपने जिंदगी के दिनों को बिता रहे थे। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा कहां रहते थे, और अब पढ़ रहे हैं क्या खाते थे ना बेटा। तो जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी सुनो ध्यान से। विलियम सी डगलस के अनुसार उन शरणार्थियों के बीच में जो छुटके किसान थे, वह अपनी छोटी सी जीविका में जीने के आदी हो चुके थे, क्योंकि एक कृषक परिवार की साल भर की आय $100 से ज्यादा नहीं होती। जो चौराहे वाले मजदूर थे, अनट्रेंड लेबरर थे, अरे कहते हैं चौराहे से मजदूर पकड़ लिया, तो जो चौराहे वाले मजदूर थे, जो अनट्रेंड लेबरर थे, तसला वाले जो थे, वह दिन भर में 30 सेंट कमाते हैं। 30 सेंट मतलब 30 पैसा। जैसे बताया ना कि अपने यहाँ रुपया और पैसा चलता है, अंग्रेजों के यहाँ डॉलर और सेंट चलता है, तो 30 सेंट कमाते थे। परिणाम यह था ना बेटा, जो हफ्ते में $2 के बराबर नहीं होता। समझा दिया? यानी कि उनकी दशा बहुत ही दयनीय थी, इसलिए वे बेचारे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। उनके भोजन में एक प्याज, रोटी का एक टुकड़ा, दूध सहित एक कटोरी दाल, शायद बकरी का थोड़ा सा पनीर। बदबू मारता बेटा नहीं। उनके भोजन में न तो चाय थी, न तो कहवा था, न तो घी तेल था, और न तो मिठाई थी, और न ही मांस था। यानी कि बहुत साधारण तरीके से वह अपनी जिंदगी के दिनों को जी रहे थे। कौन? जो शरणार्थी आए थे कहां?
भारत पाकिस्तान से। ध्यान सुनो बेटा, शुरू करें, थोड़ा मन बनाओ, सब आने लगेगा। शुरू करें। अकॉर्डिंग टू द राइटर विलियम सी डगलस, among those refugees there were some peasants. Those peasants were habitual to live in their short living because the income of an agricultural family is not more than $100 in a year. Those people who were untrained laborers, those people who were चौराहे वाले, those people who were untrained laborers earned 30 cents in a day. That is not more than $2 in a week. The result was that their condition was very poor. So they took their food once in a day. In their food there was an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. There was neither tea, nor coffee, nor fat, nor sweet, nor meat in their food. It means they were passing the days of their life in a simple way. वे साधारण तरीके से अपनी जिंदगी के दिनों को जी रहे थे। देखो बेटा, पाठक बोले तो तुमको लगे कि ये हिंदी जैसा, यार हिंदी जैसा बोले, तब समझो पाठक ने पढ़ा। कुछ पहले पढ़ा पक्का, अंग्रेजी हिंदी बना दो, अपनी बात को अभिव्यक्त करो। नहीं बेटा, कितने अच्छे ढंग से आप अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हो, यही साहित्य बेटा ना बेटा। ध्यान सुनो एक बार फिर, ध्यान सुनो बेटा। अकॉर्डिंग टू द राइटर विलियम सी डगलस, among those refugees there were some peasants. Those peasants were habitual to live in their short living because the income of an agriculture family is not more than $100 in a year. Those people who were untrained laborers, those people who were unskilled laborers earned 30 cents in a day. That is not more than $2 in a week. The result was that their condition was very poor. बहुत दयनीय था। So they took their food once in a day. In their food there was an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. There was neither tea, nor coffee, nor sweet, nor fat, nor meat in their food. It means they were leading the days of their life, they were passing the days of their life in simple way. वे साधारण तरीके से अपनी जिंदगी के दिनों को जी रहे थे। कुछ पहले पढ़ा बेटा? अरे यार कहानी जैसा है, समझो कोई कठिन नहीं है। एक बार अंतिम बार फिर सुनो बेटा, शुरू करें। In the opinion of the writer William C. Douglas, among those refugees there were some peasants. Those peasants were habitual to live in their short living because the income of an agricultural family is not more than $100 in a year. Those people who were untrained laborers, those people who were unskilled laborers earned 30 cents in a day. That is not more than $2 in a week. The result was that their condition was very poor. So they took their food once in a day. In their food there was an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. There was neither tea, nor coffee, nor fat, nor sweet, nor meat in their food. It means they were passing the days of their life, they were leading the days of their life in simple way. कुछ पहले पढ़ा बेटा? ध्यान सुनो बेटा। अगर क्या पसंद आया होगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसका प्रचार करें, बस ये फ्री सेवा है। तो जितना पाठक को लाइक करो, अंग्रेजी अपने आप आने लगेगी। थैंक यू, ये इतना कहना है।